Welcome to Think Like UPSC. So earlier we have covered American Revolution, and now we are diving into French Revolution. So as why we are doing it, because in 2019 UPSC has asked a direct question from this topic. Like basically, the question was to explain how the foundation of the modern world were laid by the American and the French Revolution. French Revolution और American Revolution ने किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की संरचना करी या मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से फाउंडेशन दी थी बेसिकली। तो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन का दोनों का लर्निंग हमें कंपैरिजन दिखाना था और दोनों की लर्निंग दिखानी थी, दोनों से हमने क्या क्या सीखा मॉडर्न एरा के लिए। तो वो सब चीज़ें हमें बतानी थी इसमें। अब वो बता वही पाएगा जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली क्लियरली करा होगा। और अगर किसी ने क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके लिए है, वहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन भी है, तो आप उससे काफ़ी सारा क्रक्स ले सकते हो। दैट्स सिंपल वन एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी इंडिया करके, दैट्स ओनली अ वन एनसीईआरटी दैट इट्स ऑफ योर क्लास 9th. So now let's dive into this. So it's basically French Revolution का आउटब्रेक क्यों हुआ, what were the basic causes. तो यहाँ पे basically this was like, ये आपका सेक्शन थे, ठीक है, क्लर्जी, नोबल एंड पीजेंट्स बेसिकली। तो ये यहाँ पर इस तरह से, तो मेजर जो टैक्स होता था वो थर्ड सेक्शन देता था, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो मेजर टैक्स जो पे करना होता था वो थर्ड सेक्शन पे करता था, और इस थर्ड सेक्शन के पास में कोई राइट नहीं थे बेसिकली। इन दोनों के जो राइट्स थे ना, इन दोनों के वोट्स ज़्यादा काउंट होते थे, इनकी वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर टू दिस थर्ड सेक्शन। तो यहाँ पे लुइस 16 थे, ये जो राजा थे यहाँ पे, एंड ही वॉज लाइक वेरी टैक्स इंक्रीज करे जा रहा है, अपनी इसके पास अपनी कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइक वो किस तरह नॉवेल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहा था अपनी, नहीं आप लाइक राजा था राजा, बट अपने अंदर में जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर टैक्स नहीं है। जैसे आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो अगर करंट टैक्स में, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करते हैं तो लाइक आज के डेट में हर किसी को टैक्स देना पड़ता है, इधर दे आर मिनिस्टर और नॉट, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर पे अभी टैक्स नहीं है, बट यू नेवर नो कब एग्रीकल्चर पर भी टैक्स आ जाए, बट एग्रीकल्चर पर भी टैक्स नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे टैक्स है आगे चल के, लाइक आपने कुछ प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर से, उस पे टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब पे टैक्स है। बट बेसिकली यहाँ पे हर किसी को टैक्स देना पड़ता है, बट यहाँ पे जो था ऊपर के जो दो सेक्शन थे, यहाँ पर किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। दिस ओनली थर्ड सेक्शन, इसी को टैक्स देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा ने रूल बना दिया कि टैक्स भी इंक्रीज़ कर दिया। एंड लुइस 16 ने, क्योंकि ये क्यों टैक्स बढ़ाया था, क्योंकि फ्रांस जो था ना इस टाइम पे, हर किसी कंट्री से पहले क्या था, हर कोई राजा ना अपनी टेरिटरी, अपना वो रुतबा दिखाने के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता रहता था, दूसरी कंट्री की टेरिटरी को या अपने आसपास जो भी कोई है किसी दूसरे क्षेत्र की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता रहता था। दैट वॉज बेसिक रीज़न ऑफ दिस। तो मेजॉर्टली यहाँ पे कोल्ड वॉर चलता रहता था, एंड वेन एवर देयर इज़ अ वॉर डेफिनेटली देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो वेस्ट होता है, एंड इकोनॉमिक आपका जो फाइनेंशियल जो बर्डन जो पड़ रहा था, वो बर्डन सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेक्टर के ऊपर पड़ रहा था। तो दिस वाज द मेन रीज़न बेसिक। तो यहाँ पे लुइस 16 ने, इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। जैसे इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ किया तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्यों? क्योंकि फ्रांस जो इन्वॉल्व था ना कॉस्टली वॉर्स में, सच एज अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर्स विच स्टेन द रॉयल ट्रेजरी, रॉयल का जो अपना जो खजाना था उस कंट्री का, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था, लाइक स्ट्रेन हो गया था, खत्म हो गया था। तो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम जो था वो आउटडेटेड, जो करंट में जो उसका जो उस टाइम पे जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ही आउटडेटेड था एंड इनएफिशिएंट था, फेल किस लिए, टू जनरेट अ सफिशिएंट रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस। मुनार्की की जो इस राजा की जो अपनी एक्सपेंसेस थे, वो सारे एक्सपेंसेस को, एक कंट्री के एक्सपेंसेस को वो नहीं मीटअप कर पा रहा था। फॉर दिस रीजन ही कॉल्ड अ स्टेट जनरल, एंड लुइस 16 एज अ मोनार्क डिड नॉट पोजेस द अथॉरिटी ऑफ यूनिलेटरली इम्पोज टैक्सेस। इनके पास अपने पास ऐसा कोई रूल नहीं था कि अपने आप अकेले ही सब पे टैक्स लगा दो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ही हैड टू कन्वेन अ मीटिंग एट द स्टेट जनरल, उसको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी। एंड असेंबली रिप्रेजेंट करता है 3 स्टेट को, असेंबली में 3 स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। द स्टेट जनरल had not been called for
ओवर 2 सेंचुरी, स्टेट जनरल को पिछले 2 सेंचुरीज तक नहीं बुलाया गया। लुई 16 टुक द इनिशिएटिव टू समन द असेंबली ऑन द 5 May 1789 in a Versailles composition of the state general. Basically हम ना first and the second state sent 300 representatives each, while the third state 600 respectively, and mainly comprising of prosperous educated individuals, peasants, आर्टिशियंस एंड वुमेन वर एक्सक्लूडेड। तो वुमेन्स का यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अभी करंट पार्लियामेंट में इंडिया की बात करते हैं तो अभी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एटलीस्ट है, यहाँ पे वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द असेंबली। एंड डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट क्या थी? द थर्ड स्टेट मेंबर सॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इनको चाहिए था भाई तुम्हारे 300 तो हमारे भी 300, एंड डिमांडेड दैट वोटिंग इन द स्टेट जनरल बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वोटिंग कंडक्ट की जाए, वाइल विद ईच मेंबर हैविंग अ 1 वोट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। लाइक इनके वोट जो थर्ड स्टेट था, इनके वोटों की वैल्यू हाफ थी। तो दिस डिमांड जो होगा अलाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अगर ऐसा होता है तो वो डेमोक्रेटिक एक इंसान का एक वोट होता तो डेफिनेटली दैट अलाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एडवोकेटेड बाय द फिलोसोफर लाइक जीन जैके रोसे एंड हिज बुक्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोडक्शन हमने बताया कब से कब हुआ, 1789 मार्क द टर्निंग पॉइंट ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री। इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, यहाँ पे फ्रांस में एंड हो जाती है, एंड लेड टू द डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एज द की पॉलिटिकल आइडियाज। एंड इंस्पायर क्या कर दिया इसने? एनलाइटमेंट थिंकर्स। एनलाइटमेंट कौन कौन से? रोसे, वोल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब होता है ये देख लो यहाँ पर। इट वॉज स्टार्टेड इन 1789 4 जुलाई ऑन 14 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ द वेस्टाइल में हुआ। द सिंबल ऑफ द रॉयल ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 1791 में फ्रांस क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है। 1792 से लेके 93 तक फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, एंड फ्रॉम 1793 टू 94 रीजन ऑफ द टेरर अंडर रॉबस्पायर, एंड 1799 टू राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कॉजेज क्या होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये हम देखें। सबसे पहली चीज़ है, कोई भी कॉजेज हम जब कभी कोई रिवॉल्यूशन होता है उसके पीछे कॉजेज सोशल कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, वीक मोनार्की, वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड ऑल वो हो सकता है, एनलाइटमेंट आइडियाज, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो इन सब की वजह से ना आपका फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। कॉजेज पॉलिटिकल इकोनॉमिक, बेसिकली सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये कॉजेज थे। पहली चीज तो सोशल इनइक्वालिटी जो राइज यहाँ पे थी, तो पेड लाइक थर्ड स्टेट जो कॉमन पीजेंट्स एंड बोर्जॉइज थे, दे हैव टू पे द ऑल टैक्सेस एंड दे वर प्रिविलेज्ड। नोबैलिटी एंड क्लर्जी, दीज वर द 2 classes they enjoyed every luxurious life and every benefit of the taxes, like they were not even asked for to pay a single penny. So यहाँ इसकी वजह से लोगों के अंदर में सोशल इनइक्वालिटी राइज हो गई थी, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस अ ह्यूज डेप्थ ड्यू टू द वॉर एंड द रॉयल एक्स्ट्रावेजेंस। रॉयल खर्चा भी बहुत ज़्यादा था एंड डेप्थ्स भी बहुत हो गए थे ड्यू टू द बिकॉज फ्रांस वॉज कंटिन्यूसली इंक्लूड विद द मैनी ऑफ द कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में उनको वॉर्स में सपोर्ट कर रहा था, खुद भी लड़ रहा था। तो दिस वॉज द मेन रीज़न। तो हाई टैक्स बर्डन किसके ऊपर आ गया था? पुअर पे, एंड द फूड प्राइस भी राइज हो गया था। एंड द वीक मोनार्की, क्यों? क्योंकि मोनार्की सिस्टम वीक था। जब भी कभी राजा मजबूत नहीं होता है, बहुत ही बेकार होता है, तो डेफिनेटली लेजी होता है, अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रजा से, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वीक लीडरशिप। इट शोज द वीक लीडरशिप। तो यहाँ पे लुई 16 जो था वो काफ़ी वीक लीडरशिप थी इनकी। एंड लेविस स्पेंडिंग ऑफ द मैरी एंटोनिटी। तो लेविस एक्सपेंडिंग थी इनकी, लाइक इधर ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना एंड ऑल, दिस वाज द बेसिक। तो एनलाइटमेंट आइडियाज़ जो थे, थिंकर्स जो थे जिन्होंने प्रमोट किया, रोसे हम देखते हैं, या बेसिकली हम इनको पढ़ते हैं लाइक मॉन्टेस्क्यू। तो बेसिक दीज वर द बेसिक एनलाइटमेंट आइडियाज़, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ के लोगों को देखने को मिलता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब 1776 में होता है, तो फ्रॉम दिस ऑल्सो दे गॉट टू नो अबाउट द लर्निंग्स दैट या वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फॉर फ्रीडम, वी कैन ऑल्सो फाइट फॉर फ्रीडम, फॉर सेल्फ रूल एंड ऑल। सो दिस इज वॉज द मेन। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने
फ्रांस को इंस्पायर किया टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ रूल। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हम देखते हैं इनको देख लेते हैं। लाइक थर्ड स्टेट ब्रोक कर जाता है, अवे कप मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल होती है मई में 1789 में। तो यहाँ पे फॉर्म द नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे थर्ड स्टेट क्या करता है, नेशनल असेंबली फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉर्मिंग द बेस्टेले, जहाँ पे 14 जुलाई 1789 में, सीन एज द स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड सिंबलाइजिंग द किंग्स आर्बिट्री पावर, एंड ऑफ द, यहाँ से किंग की आर्बिट्री पावर को खत्म करने का इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स, डिक्लेरेशन दे दिया किसके लिए कि मैन एंड सिटीजन सबको राइट है क्या, अगस्त 1789 में, गारंटेड फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड राइट्स। तो अबॉलिशन द मोनार्की 1792 में, फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक एंड लुइस 16 एंड मैरी एंटोनी एग्जीक्यूटेड बाय गिलोटाइन। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। रीजन ऑफ टेरर आपके बेसिकली यहाँ पे रेन ऑफ टेरर 1793 टू लेके 94 में लेड बाय द रॉब्सपेयर जैकोबिन, बेसिकली जैकोबिन क्लब था ये बेसिकली, एंड 1000 एग्जीक्यूटेड इंक्लूडिंग रिवॉल्यूशनरीज भी एग्जीक्यूट कर दिए गए। एंड राइज ऑफ नेपोलियन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्टिंग में तो आया था जैकोबिन लाइक कुछ अच्छा होगा, बट लेटर ऑन कुछ अच्छा होने की जगह कुछ बेकारी बेकार ही होने लगे। तो यहाँ से फिर राइज ऑफ नेपोलियन पावर राइज होती है, तो इसने अपना अपने अंडर में पावर लिया एंड ही एंडेड द रिवॉल्यूशन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर इन 1804 में उसने अपने आप को एम्परर बना दिया। और इस तरह से एंड ऑफ मोनार्की खत्म हुई। उसके बाद वापस राइज ऑफ नेपोलियन में यहाँ आ गई और स्लेवरी यहाँ पे वापस राइज हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो स्लेवरी खत्म हो गई थी, यहाँ वापस से नेपोलियन के टाइम में स्लेवरी वापस राइज हो गई थी। अब ये हमने देख लिया, सिंबल्स क्या हैं वो देख लिए, ट्रेनी, रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग स्टार्ट हो गया, लिबर्टी का राइज है, सिंबल है, ला मेर्सी, यहाँ पे बेसिकली रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग है, नाउ नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का, एंड लिबर्टी ट्री, फ्रीडम है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, इंडियन थिंकर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय इन्फ्लुएंस होते हैं इससे, दीज आइडियाज एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट्स में। हम कंपैरिजन जो हमने पिछले चैप्टर में छोड़ दिया था, पिछले अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, इसको एक बार देख लेते हैं, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज क्या थे, कोलोनियलिज्म, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सिविल लिबर्टीज बाय द ब्रिटिश रूल, और इसमें क्या होता है, सोशल inequality, fiscal crisis, abuse of privilege by the nobility and clergy, and next ideological basis क्या है, principle of the natural rights, individual interest and republicanism। यहाँ पे ideas of the liberty, equality, fraternity, collective rights, general will and social contract। यहाँ पे गोल्स क्या है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, सेल्फ गवर्नेंस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, यहाँ पे एटसेट्रा ये फॉर्म होता है, ये बेसिक इनकी गोल्स होती है। यहाँ पे दे वांट टू remove the basic absolute monarchy, the establishment of the constitutional government and collective interest, general will and social justice etc, जो आज की डेट में करंटली काफ़ी प्रेवलेंट है। establishment of a feudal republic government and the United States of America आउटकम हो गए इसके, abolition of the monarchy आउटकम मिला हमें, and establishment of the republic, later the Napoleon empire later आया, but later on ये भी खत्म होता है। leadership and figures like जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहाँ पे लीडरशिप आपके लाइक रॉबर्टसबरे, जॉर्ज डॉन्टन, नेपोलियन बोनापार्टे, तो ये आपके लीडरशिप रोल्स थे, यहाँ के लोग थे जिन्होंने लीडरशिप रोल निभाए थे। नेक्स्ट इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड बाय द इंग्लिश लिबरल्स एंड एनलाइटमेंट थिंकर्स लाइक जॉन लॉके एंड थॉमस पेनी, एंड इंस्पायर्ड बाय द रेडिकल फ्रेंच थिंकर्स लाइक वोल्टेरे, रोसे एंड मोंटेगू। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन इन लैटिन अमेरिकन एंड द यूरोप प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रिवॉल्यूशनरी, एंड यहाँ पे स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अक्रॉस द यूरोप, तो इसकी वजह से यूरोप में अक्रॉस द यूरोप रिवॉल्यूशनरी आइडियाज होते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म स्टार्ट होता है यहाँ से। On slavery did not end the slavery and it was dismantled after the civil war, जब सिविल वॉर होता है उसके बाद डिसमेंटल होता है, बट यहाँ पे इनिशियली स्लेवरी मेड इलीगल यहाँ पे 1794 में इन कॉलोनीज, एंड हाउएवर इट वाज ओनली इन 1848 दैट इट वाज कंप्लीटली डिसमेंटल, उससे पहले नहीं कंप्लीटली डिसमेंटल होती। तो क्विक रिवीजन हमने देखा इसमें। नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेट अ सेकंड, पहले हम ना थीम देख लेते हैं यहाँ पे, बेसिकली कितनी थीम से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, दैट लिंकेज बिटवीन अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जनरली क्वेश्चन पूछता है। 2014 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है।
ठीक है। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लोबली इम्पैक्ट क्या था और ग्लोबली इम्पैक्ट ऑन द फ्रेंच ऑफ एज वेल एज अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी पूछ रखा है। टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियल वर्सेज आइडियलिज्म वर्सेज वॉयलेंस इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पूरा। तो अब हम इससे ना क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, जैसे हमारा ये PYQ है 2020 का। द कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म एंड द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स एज वेल एज मोर इमीडिएट इवेंट्स क्रिटिकली एग्जामाइन करने को बोला है। तो हम इसमें सिंपली हमें पता है कॉजेस पता है हमारे पास में, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हमें पता है, लॉन्ग टर्म क्या प्रोसेस थी। सो हम वी हैव स्टडीड एवरीथिंग। नाउ विल से कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक कब होता है 1789 से, was a defining moment in the world history. While its outbreak was a dramatic and it rooted a long-term socio-economic inequalities, वही बताई हमने, structural inefficiencies and catalyzed by the short-term crisis, क्योंकि short-term crisis चल रहा था ना यहाँ पे। And long-term and the structural causes क्या है? Social inequality. The rigid structure of the three state placed an immense burden on the third state, while the clergy and the nobility enjoyed the privileges. यही बताया था ऊपर। And feudal obligation and remnants of the feudal dues. तो feudal dues उनके थे एंड द corvée labor created a widespread rural discontent. Enlightenment thoughts like philosopher like Rousseau, Voltaire, Montesquieu challenged the traditional authority and promoted the ideals of liberty and equality. And in inefficient monarchy, Louis XVI's indecisions and the absolute structure of the governance hindered the timely reform. जो टाइम पे रिफॉर्म लेना चाहिए था, जो एक नोबिलिटी पे, जो नोबिलिटी के ऊपर जो टैक्स लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया एंड सारा का सारा बर्डन एक ही स्टेट पे डाल देगा। दिस वाज लाइक एक टाइम पे जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे वो एज अ राजा उसने नहीं लिया। दिस वाज अ मेजर कॉज एंड जितनी प्रजा की समस्याएं थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनको पूरी तरह से इग्नोर करता रहा। विद टाइम तब एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ को सहने की, तो वो जो कंडीशन थी यहाँ पे वो पूरी तरह से सेट बैठती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। लाइक इमीडिएट कॉजेज, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा, पुअर हार्वेस्ट, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, फसल फेल होने लग गई एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर्सन कर दिया इसने पूरी कंडीशन को। प्लाइट ऑफ द मासेस एकदम स्टार्ट हो गया एंड द प्लाइट ऑफ द मासेस, स्टेट बैंकरप्सी। तो यहाँ पे फ्रांस जो था कर्ज में डूब चुका था, exacerbated by involvement in the American war and independence left the treasury and empty. आपके पास खुद अपना है नहीं और आप दूसरे के लिए लाइक हेल्प एज अ हेल्प सोर्स करने लग गए हो और लड़ाई में इंक्लूडेड हो। दैट इज वॉज मेजर कॉज। द स्टेट जनरल जो था यहाँ पे, द कॉलिंग ऑफ द स्टेट जनरल इन 1789 इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द नेशनल असेंबली गैल्वेनाइज कर दिया रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को। कंक्लूजन हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशंस वॉज नॉट अ सडन आउटबर्स्ट, ये सडन आउटबर्स्ट नहीं था, बट द culmination of the systematic exploitation होता रहा, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग राइज हो जाती है एंड इमीडिएट इकोनॉमिक डेस्परेशन जो था कि नहीं तुरंत पैसा चाहिए, इकोनॉमिक डेस्परेशन। क्रिटिकल एनालिसिस रिवील करता है हाउ डीप रूटेड इशूज एरप्टेड फ्रॉम अंडर अ इमीडिएट स्ट्रेसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपोलियन वॉज द चाइल्ड ऑफ द रिवॉल्यूशंस एंड बट इन मेनी वेज ही रिवर्स्ड द एम एंड द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम विच ही स्प्रैंग। इन 2020 में अगेन क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हमने देखा नेपोलियन बोनापार्टे ये हैं बेसिकली इमर्स्ड ड्यूरिंग अ ट्रबलेंट आफ्टरमाथ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब चल रहा था, जब जैकोबिन क्लब रूल कर रहा था दिस टाइम पे। वाइल द एम्बॉडीड सम ऑफ इट्स आइडियाज, ही ऑल्सो curtailed several revolutionary principles as a child of a revolution. मेरिटोक्रेसी रोज थ्रू अ मिलिट्री रैंक से आते हैं बेस्ड ऑन द टैलेंट एंड नॉट बर्थ, ठीक है। लीगल रिफॉर्म लेकर आते हैं, नेपोलियनिक कोड, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सेकुलर गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट एंड ऑल, एंड नेशनल बिल्डिंग प्रमोटेड नेशनलिज्म एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो एज अ रिवर्सर ऑफ इट्स आइडियल्स, यहाँ पे ऑथोरिटेरियनिज्म डिक्लेरेशन, हिम डिक्लेयर अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। जब पावर आते हैं डेफिनेटली नेशनल बिल्डिंग में सबको सब तरह से सपोर्ट करा, अच्छी चीज़ें कर रहा है, डेफिनेटली अ पर्सन स्टार्ट बिलीविंग दैट। तो यहाँ पे कंट्री के साथ में भी ऐसे ही, यहाँ फ्रांस में भी लोगों ने ऐसे ही किया। तो ये इसके बाद में इसने अपने आप को खुद ही बना दिया कि नहीं मैं ही राजा हूँ। तो विल राइट डाउन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर सरप्राइजिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो उनके लिए भी लाइक डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में थी और स्टार्टिंग में लाइक बहुत बड़ी वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शैटर हो रखी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभ नहीं पा रही थी। सो सेंसरशिप रेस्ट्रिक्टेड प्रेस एंड कर्टेल्ड सिविल लिबर्टीज, उसने क्या कर दिया, आते ही लाइक पहले बनते ही उसके बाद में सेंसरशिप लगा दी, रेस्ट्रिक्टेड प्रेस एंड कर्टेल्ड सिविल राइट्स, वुमेन राइट, नेपोलियन कोड रीअसर्टेड
पेट्रियार्क नॉर्म्स को उसने रीअसर्ट कर दिया. कंक्लूजन, नेपोलियन वॉज बोथ अ प्रोडक्ट, एक तरह से प्रोडक्ट भी था, एंड अ पैराडॉक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. वाइल ही कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड मेनी ऑफ इट्स रिफॉर्म, हिज ऑटोक्रेटिक रूल कॉम्प्रोमाइज इट्स डेमोक्रेटिक ईथोस. अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. बताया था मैंने पहले ही, सबसे पहले ये क्वेश्चन बोला था. तो इस क्वेश्चन में हमने द अमेरिकन रिवॉल्यूशन आता है 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है 1789 में. तो हम इसको बोलेंगे वाइटल इन शेपिंग अ मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल लैंडस्केप. कॉमन आइडियल इंक्लूड करेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी. बोथ रिवॉल्यूशन एम्फोसाइज ऑन द गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, कंसेंट से होनी चाहिए. राइट्स एंड लिबर्टीज कोडिफाइड कर दिया इसने इंडिविजुअल राइट्स एंड द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, क्योंकि हमने ना यहाँ पे अभी तक राइट ऑफ मैन देखे, वुमेन को कोई राइट नहीं मिले हैं. तो और यहाँ पे राइट ऑफ मैन भी ना उन्हीं को मिले जिनके पास में प्रॉपर्टी है. अमेरिका के केस में तो यही रहा है. And republicanism and rejected a monarchy in favor of the elected representative. Global influence क्या देखने को मिलता है? Inspiration to the colonies inspired a revolution in a Latin American, Asia and Africa. सब जगह रिवॉल्यूशन की लाइक इंस्पिरेशन मिली रिवॉल्यूशन करने की, रिवॉल्ट करने की अगेंस्ट द करंट मोनार्की, करंट कॉलोनीज और द करंट लाइक जैसे इंडिया भी उसी से इंस्पायर होता है. लीगल सिस्टम इन्फ्लुएंस कोडिफाइड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अक्रॉस द यूरोप एंड बियॉन्ड. नेशनलिज्म एंड द मॉडर्न सिटीजनशिप, यहाँ पे रिवॉल्यूशनाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी एंड द सिविक ड्यूटी. कंक्लूजन हम बोल देंगे द रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनलाइटमेंट आइडियाज एंड डिसमेंटल फ्यूडल मतलब कुछ लोगों के हाथ में जो पावर्स थी, एंड एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर एंड लेइंग द आइडियोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट. अब देखो ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, जो भी हमने नोट्स पढ़े थे, जो हमने ये पढ़ा था, इसी में से हम आंसर कर पा रहे हैं. सो माय सिंपल रिक्वेस्ट इज कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सिंपली कोई भी PYQ निकालो, उसको आंसर करने की कोशिश करो. यू विल बी एबल टू आंसर इट वंस यू हैव the depth knowledge of the particular subject. That's it. That's all. So see you in the next lecture. Bye bye. Take care.